नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हूँ और आज एक बार पुनः हम लोग बात करेंगे बीपीएससी प्रधान शिक्षक। कल हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट किया था जिसमें 50 प्रश्नों को हल किया था। आज उसके आगे 25 प्रश्न और हल करेंगे। यह प्रश्न पत्र डीएलएड खंड से है, जिसमें डीएलएड खंड में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 75 प्रश्न है इसमें। और दूसरा जो पहला खंड है हमारा जीएस का जो खंड है उसमें भी 75 प्रश्न है, अर्थात कुल 150 प्रश्न इस पेपर में आएंगे। आप सभी मित्रों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तथा अपना कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं मित्र। जो 51वां हमारा प्रश्न है 51 प्रश्न कि नवजात शिशु का भार कितना होता है। तो नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को इसको थार्नडाइक का नाम आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है, बहुत बार पूछा जाता है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्र। जॉन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों तथा माता पिता द्वारा पुनर्बलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, इसका सही उत्तर होगा जॉन पियाजे का। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था। तो बहुत आसान सा प्रश्न है लेकिन इसे याद रखेंगे। वैदिक काल में इसको शुरुआत हुई थी और आज भी देश के कई क्षेत्रों में यह संस्कार को किया जाता है। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, परिश्रम करने की भावना जागृत होती है, आत्मनिर्भरता पैदा होती है। तो छात्र जब अधिकांश काम स्वयं अपने हाथों से करेगा तो आत्मनिर्भरता पैदा होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। की तरफ चलते हैं। 57वां प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है। तो जन्मजात अभिप्रेरक निद्रा को माना जाता है। 58 प्रश्न है। 58वां प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। छात्रों को दंडित करना चाहिए, चुटकुले सुनाना चाहिए, और सी है अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए, आराम करनी चाहिए। तो आराम तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करना चाहिए। साइजोइक वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं। तो साइजोइक जो वर्ग होता है उसमें क्या क्या इसमें दिया है, देखिए कि मोटे, स्वस्थ और लंबे शरीर वाले बालक। दूसरा है कि प्रतिभाशाली एवं प्रखर बुद्धि वाले बालक। और तीसरा है कि दुबले पतले लंबे शरीर वाले बालक, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। समूह कार्य से वातावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो दत्त कार्य लिखा है, पेंसिल, कागज पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न और निर्धारक मापणियाँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, निर्धारक मापणियाँ। अपराधी बालक कौन होते हैं। तो अपराधी जो बालक होते हैं वो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक का सिर दर्द होते हैं, कक्षा में अव्वल आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असामाजिक कार्य करते हैं। पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चरण में आता है। तो 62वें जो आपका प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब कि आश्रित चर, मध्यम चर और स्वतंत्र चर, इसमें से कोई नहीं होगा। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया को में कार्यवाहक माना है। तो स्मिथ ने जो त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना था उसमें कौन कौन दिया हुआ है, अभिभावक को, शिक्षक को, शिक्षार्थी को, पाठ्यक्रम को। तो यहाँ देखिए कार्यवाहक किसको माना था। तो इसका सही उत्तर शिक्षक हो जाएगा, क्योंकि कार्यवाहक शिक्षक ही होंगे जो अपने कंधों पर सारी प्रक्रिया को लेकर के चलेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 64वें प्रश्न की तरफ से निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन के में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न
शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं केवल एक प्रश्न को छोड़कर। वह कथन कौन सा है? बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। बच्चे दूसरे बच्चों से बातचीत और बहस करने में अधिक सीखते हैं। ये भी सही है और ये भी सही है। समूह क्रियाकलाप की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों अपनी क्षमता में अधिक ज्ञान निर्माण करने में सहायता मिल। सब ये ए बी सी तीनों होगा। केवल एक कथन को छोड़ करके बाकी सारे कथन हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। तत्परता का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्परता का नियम, इसे आप लोग याद रखेंगे। तत्परता का नियम किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। बुद्धि का जहाँ तक नियम आएगा तो भी थॉर्नडाइक का होगा। इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। 66वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 66वां प्रश्न हमारा है कि रास ने संवेग को कितने भागों में बांटा है? तो रास ने संवेग को 3 भागों में बांटा है। 67वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 14 वर्ष तक के सारे बच्चों के लिए किया गया है। 68 प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों पर की जा सकती है। यह किसने कहा था? तो यह मैकडूगल ने कहा था। इसको याद रखेंगे, मैकडूगल का यह कथन है। आगे बढ़ते हैं मित्र, और 59वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। क्या सुझाता है? तो कथन को देखा जाए, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती, ये तो नहीं हो सकता है। ये भी नहीं हो सकता है। बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षण से निर्धारित किया जा सकता है। तीनों बी सी डी तीनों नहीं होगा। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा के तरह ग्रहण करें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो हमारा है 70वां प्रश्न। नियम से उदाहरण की ओर शिक्षण की विधि से संबंधित है। पहले हम नियम देंगे, उसके बाद जाकर के उदाहरण देंगे। तो यह किस तरह की विधि है? इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? निगमन विधि। और ठीक इसका उल्टा होता है आगमन विधि। तो पहले उसमें उदाहरण देंगे, उसके बाद तब नियम को समझाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 71वां प्रश्न। लियो वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया का युग्मन, संतुलन, सामाजिक अनुन्याय क्रिया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक अनुन्याय क्रिया। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तब 72वां का सही उत्तर हो जाएगा 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक के किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो 73वें का सही उत्तर हो जाएगा 11 से लेकर 15 वर्ष तक। जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ मतलब कि बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो जड़ बुद्धि के जो बालक होंगे उनका 71 से कम होता है। गर्भकाल में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो इसका सही हो जाएगा 280 दिन। तो ये 75 प्रश्न हो गए। कल हम लोगों ने 50 प्रश्नों को देखा था और आज उसके आगे 25 प्रश्नों को और देखा। तो एक ये पूरा सेट तैयार हो गया। आप दोनों ही वीडियो को देख लें, अच्छे से समझ लें, क्योंकि अब आपको सिर्फ रिवीजन करना है। समय नहीं बचा है, लगभग 10 से 11-12 दिनों का समय बचा है। तो अधिक से अधिक रिवीजन करें और इस परीक्षा को आप लोग सफलता प्राप्त करें, यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। चैनल पे बने रहें। जो भी वीडियो डाला जा रहा है उसे लाइक करें, शेयर करें तथा अपना मित्रों के पास शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।